कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, और अगर इसे कोई इग्नोर करता है तो जीवन पर इसका कितना नुकसान हो सकता है। मल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुरीश, दूसरा मूत्र और तीसरा स्वेद यानी पसीना। पेट इवैक्यूएट ना हो, मोशन ना हो तो हमारा पूरा दिन कैसे जाएगा? अनइजी जाएगा। तो इसलिए इसको कब्ज क्यों कहा? नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिसे सभी एक साधारण सी बीमारी मानते हैं और लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। आज हम जानेंगे कि क्या ये वाकई ही एक साधारण बीमारी है और अगर इसे कोई इग्नोर करता है तो जीवन पर इसका कितना नुकसान हो सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज वर्मानी, जो कि आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट हैं। अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और www.ayurvedguru.com पर जाकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं कब्ज की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। आयुर्वेद इसके बारे में क्या बताता है? स्वस्थ की जो परिभाषा की हम बात करते हैं तो वहाँ हम एक श्लोक बोलते हैं, समदोषा समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा मनेन्द्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। आप इस श्लोक की पहली लाइन की आखिरी शब्द देखें, क्या बोला? सम मल क्रिया। मल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुरीश, दूसरा मूत्र और तीसरा स्वेद यानी पसीना। अब यदि पुरीश की बात करें, पुरीश यानी हम जो सुबह सुबह जाके मोशन जाते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यदि वो नित्य प्रति पेट से बाहर ना निकाला जाए और वो अंदर ही रह जाए तो उसको हम कब्ज की बीमारी बोलते हैं। और आयुर्वेद में उसको हम विबंध बोलते हैं। विबंध मतलब कि वो अंदर बंद हो गया, वहीं रुक गया, बाहर नहीं निकला। और एक इसमें हम बात और करते हैं कि सुबह सुबह उठते ही यदि पेट इवैक्यूएट ना हो, मोशन ना हो तो हमारा पूरा दिन कैसे जाएगा? अनइजी जाएगा। तो इसलिए इसको कब्ज क्यों कहा, विबंध क्यों कहा? क्योंकि इसके कारण से हमारा पूरा जीवन या दिनचर्या जिसको कहें वो दिनचर्या सुचारू रूप से चलती है। फिर हम बात करते हैं कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन से क्या चाहिए हमें? ओज तक का सफ़र तय करना है। पर ओज तक का सफ़र तय कैसे होगा? यदि भोजन का पाचन प्रॉपर होगा और उससे रस बनेगा और रस ने छोटी आंत में जाके रस को अलग होना है, मल को अलग होना है। रस चला गया लीवर में और मल चला गया पक्वाशय में। अब देखो सीधा शब्द है, पक्वाशय वर्ड क्यों कहा? कि जब भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, पाचन के बाद में उसका बाइफर्केशन होता है, मल का और रस का बाइफर्केशन होता है और उस मल को फिर मलाशय में जाना है। मलाशय नहीं, रेक्टम। और जब वो भर जाता है तो एकदम फीलिंग होती है और हमको तुरंत जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि यदि हमारे को कॉन्स्टिपेशन रह गई तो कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमारे साथ होने वाले हैं, इसे सिद्ध होता है। तो कब्ज को एक आम बीमारी नहीं मानना चाहिए। जबकि कॉमनली हम क्या करते हैं, ठीक है अभी नहीं आई तो शाम को आ जाएगी, शाम को नहीं तो कल आ जाएगी, इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना फिर कहाँ तक पहुँचाएगा वो भी हम चर्चा कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन को वात दोष माना गया? बिल्कुल वात दोष माना गया। इसलिए माना कि जो मल का स्थान है, जो पक्वाशय का स्थान है, जब भोजन का पाचन होता है तो वहाँ वायु का सृजन होता है, वहाँ वायु बनती है। जब भोजन शुरू करते हैं तो आपने नोट किया होगा मुंह में लार बनती है जी, वहाँ कफ का स्थान होता है। फिर जब वो ग्रहणी में से जाता है तो वहाँ पित्त का स्थान है। और जब भोजन का पाचन हो गया तो वायु का स्थान है। पर वायु यदि किसी कारण से ज़्यादा बढ़ जाए, यदि हमने वायु के पदार्थ ज़्यादा उपयोग किए हैं, खाए हैं, तो जब वायु बढ़ेगी तो क्या करेगी? मल को शुष्क कर देगी, ड्राई कर देगी। और ड्राई चीज़ को बाहर निकलने में स्वाभाविक कष्ट होता है। इसके कारण से वायु होती है और वायु का कारण से ये होता है। तो इसलिए हमने इसको वायु की स्थिति में लिया। पर मैं इसको पित्त और कफ में भी बताना चाहूँगा कि जब कफ ज़्यादा है, माने भोजन का पाचन तो हो गया पर वहाँ पे रस और मल सेपरेट नहीं हुए और कफ भी वहाँ रह गया, तो भी मल तो आएगा पर पूरा नहीं आएगा। और यदि पित्त होगा तो भी क्या होगा? मल में जलन होगी, बवासीर या अर्श हो जाएगा, तब भी पेट खुल के साफ नहीं होगा। आपने नोट किया होगा कि कभी आप मिलें किसी बवासीर के पेशेंट से, वो लैट्रिन जाने से डरता है। तो हम क्या मानेंगे कि जो विबंध, जो कब्ज जिसको हम बार बार कह रहे हैं, वो वायु के कारण से मुख्यतः होता है, पित्त और कफ से भी हो सकता है। चलिए, अब अगर हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के कारणों की चर्चा करें तो आयुर्वेद में क्या क्या मुख्य कारण इसके माने गए हैं? कब्ज का सबसे मुख्य कारण तो यही है कि वात
वर्धक जो पदार्थ है उसमें से कुछ के मैं नाम गिनाना चाहूँगा, जैसे गोभी, अरबी, चावल, राजमा, कढ़ी, तली हुई चीज़ें। इस तरह का भोजन हम यदि ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कब्ज होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वात का रोग है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, सॉस, जंक फूड या बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन कर रहे हैं, उसके कारण से भी पित्त भी बढ़ेगा और कफ भी बढ़ेगा। उसके अलावा किसी को हाइपर एसिडिटी है, वो भी एक कारण है। और मुख्य कारणों में एक कारण यदि मैं कहूँ कि जब हमको वेग हुआ, चूँकि इसको हमने माना आधारणीय वेग, ऐसा वेग जिसको हमको रोकना ही नहीं चाहिए, ना तो हमको पेशाब को रोकना चाहिए, ना तो हमको मल को रोकना चाहिए, पर हम किसी ऐसी स्थिति में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, हमको मल का वेग हुआ और हम नहीं जा पाए, उससे क्या होता है, मल अंदर ड्राई होना शुरू होता है, वो भी एक इसका मुख्य कारण है। उसके अलावा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे हैं और लगातार बैठे ही हैं, या फिर ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, ठंडी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, अग्नि को मंद कर रहे हैं, उसके कारण से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स हैं हम उनका उपयोग ही नहीं कर रहे, या जो रफेज चाहिए जिसे हम अनाज का उपयोग करते हैं, माने कि हम गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं। पहली बात तो जो हम पैक्ड आटा लेते हैं उसमें छानस जो बोलते हैं, जो रफेज है वो होता ही नहीं है, माने थोड़ा बहुत हुआ भी तो हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं उसको। तो जब तक रफेज पेट में नहीं जाएगा तब तक पेट साफ नहीं होगा। तो इस तरह से, और दूसरा क्या कि हम लगातार, जैसे कंप्यूटर पे जो करने वाले लोग हैं जी, या सिटिंग जॉब करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, टीचर्स हैं, वो अपने वेग को दबाए रहते हैं। तो ऐसे यदि कारण हमारे साथ रहें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कारणों पर चर्चा कर रहे हैं कब्ज़ के, कम पानी पीना या फिर नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करना, क्या ये भी कारण है? बिल्कुल कारण है, क्योंकि जो पानी जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए भोजन पाचन के लिए, हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सॉलिड टोटल भोजन का हाफ, 1/4 लिक्विड और 1/4 जो है हमने वायु के लिए छोड़ना है, मैंने खाली जगह छोड़नी है। यदि पानी बिल्कुल नहीं पिया और सॉलिड भोजन ज़्यादा खाया गया तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। उसके अलावा जो नॉन वेज है, हम इंसानों के जो दांत हैं या जो हमारा अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉन वेज के लिए बना ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम फिर भी खा लेते हैं। तो हमने अभी चर्चा की थी कि जब पित्त बढ़ता है तो भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अभी यहाँ जो नॉन वेज का उपयोग कर रहे हैं, नॉन वेज को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए ज़्यादा जी, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। उसके अलावा एक कारण है स्ट्रेस, चिंता जी। और जब चिंता ज़्यादा तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए लिकर का उपयोग कर लेते हैं, शराब का उपयोग करते हैं। शराब भी क्या करती है, पित्त को बढ़ाती है, लीवर की सिक्रेशन को डिस्टर्ब करती है, और जब लीवर की सिक्रेशन, बाइल प्रॉपर सिक्रेट नहीं होगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा, और जब भोजन का पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन होगी। तो सीधी सीधी बात हम इसमें जोड़ लें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है नेचर के विरुद्ध जाएंगे। नेचर के विरुद्ध कैसे हो गए कि नॉनवेज हमारे लिए नहीं बना, हम खा रहे हैं, पानी हमको ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं पी रहे हैं, तनाव ले रहे हैं। तो ये मुख्य मुख्य कारणों में हम इनको गिन सकते हैं। और कारणों के बाद ये भी ज़रूरी है कि ये पता चले कि उसके लक्षण क्या होते हैं ताकि उसको बढ़ने से रोका जा सके। तो आयुर्वेद क्या मुख्य लक्षण इसके मानता है? बिल्कुल, इसमें देखिए हमने एक सीधा सा एक शब्द बोला, कब्ज, विबंध, कॉन्स्टिपेशन बोल दिया। आम यदि किसी से पूछा जाए तो क्या बोलेगा कि मुझे तो पूरा दिन लैट्रिन ही नहीं आती। बिल्कुल। पर मैं यहाँ एक बात डिफाइन कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन केवल वो नहीं है कि आपको मल नहीं आया। मैं नॉर्मली सबको एक बात बोलता हूँ कि आपको लैट्रिन एक दिन में 2 बार आई या 2 दिन में 1 बार आई, पर आई इतनी कि इवैक्यूएशन हो गया अच्छे से, तो मैं उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं मानता हूँ। आपको लैट्रिन तो डेली आ रही है और दिन में 3 बार आ रही है, तब भी क्या हो रहा है, इवैक्यूएशन पूरा नहीं हो रहा, पेट खाली नहीं हो रहा अच्छे से। क्या फीलिंग आती है कि एक बार फिर जाना पड़ेगा जी। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से मल का निष्कासन प्रॉपर नहीं हुआ। उसके अलावा एक कारण मैं और बताता हूँ कि फ्लश पे यदि आपकी पोटी निशान छोड़ती है, इसका मतलब उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसके अलावा आपका मल पतला आ रहा है, तब भी मल खाली नहीं होता, क्योंकि उसमें जो रस निकलना चाहिए था वो रस निकला नहीं। तो कॉन्स्टिपेशन केवल इतना ही नहीं है कि लैट्रिन नहीं आई। कॉन्स्टिपेशन ये जो मैंने 3 तरह के और बताए, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लक्षण है। जब हम चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट से क्या पूछते हैं कि आप अपनी टंग दिखाइए। जिसके पेट 3 दिन में 1 बार भी खाली हो रहा है उसकी टंग प्योर पिंक होगी, और जिनके साथ लैट्रिन पतली आ रही है या मानो कुछ और स्टेजेस जो हमने बोली वो आ रही हैं तो टंग वाइट कोटेड होगी, और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो
येलो कोटेड होगी। ये सीधा सा लक्षण, घर में जो लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं, वो कुछ नहीं करें, बिल्कुल शीशे के सामने जाएं और मिनटों को देखें, उससे ही आप जज कर सकते हैं कि आपका पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं, नहीं जी मैं तो डेली टॉयलेट जाता हूँ, सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ, पर फिर पेट क्यों बढ़ रहा है, फिर कमर में दर्द क्यों हो रहा है, चेहरे की रौनक क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि अंदर से पूरा का पूरा इवैक्यूएशन नहीं हो रहा।